नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। पिछले सेशन में बांग्लादेश पर हम लोगों ने चर्चा की थी। बांग्लादेश का इतिहास और बांग्लादेश में वर्तमान में चल रहा छात्रों का आरक्षण विवाद, जो अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। हालांकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक ढेर सारी मौतें और हज़ारों छात्र और जो वहाँ की जनता है वो घायल हो चुकी है। तमाम संपत्ति का नुकसान हुआ है, सो अलग। निश्चित रूप से भारत का पड़ोसी मुल्क है। अगर पड़ोसी मुल्क में कोई भी अस्थिरता होती है और स्पेशली उस पड़ोसी से जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए भी ये चिंता का विषय है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बांग्लादेश के इतिहास पर चर्चा की थी, ये समझने के लिए कि वर्तमान आरक्षण विवाद क्या है, किन स्थितियों परिस्थितियों में बांग्लादेश का गठन हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से, और उसमें भारत का क्या रोल था, भारत का क्या योगदान था, या किन परिस्थितियों में भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए आगे बढ़ा। जैसा कि पिछले सेशन में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं बांग्लादेश वाले में, कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान, और एक नया देश विश्व के सामने आया भारत के सहयोग से। निश्चित रूप से मुक्ति वाहिनी, जैसे हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था, वैसे ही बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भी स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। तमाम बांग्लादेशी लोगों ने, जो बांग्ला भाषी थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान, उन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया था। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया बांग्लादेश में। उनके इस सहयोग के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन की इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए 1972 में, यानी आज़ादी मिलने के एक साल बाद, उन्हें, यानी जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण की व्यवस्था की गई, उन्हें या उनके उत्तराधिकारियों को। बाद में महिलाओं को 10% आरक्षण दिया गया, क्योंकि महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई थीं। पिछड़े इलाकों से जो लोग आ रहे थे उनको 10% आरक्षण दिया गया, इंडिजिनस को 5% आरक्षण दिया गया और विकलांगों को 1% आरक्षण दिया गया। इस प्रकार से कुल 56% सरकारी नौकरियां रिज़र्व थीं, यानी ये रिज़र्व जो नौकरियां होती थी सिर्फ इन्हीं वर्गों के लिए थीं। आम छात्रों के लिए या जो इस वर्ग में नहीं आते थे उनके लिए सरकारी नौकरियों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। अब दिक्कत कब से आनी शुरू हुई बांग्लादेश में, या छात्रों का असंतोष कब से फैलने लगा? जब से वहाँ की पीएम ने उदारीकरण की नीति अपनाई। जैसे 1991 में हमारे यहाँ भी पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई थी, वैसे ही बांग्लादेश में भी प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई गई, आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई, और प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकारी नौकरियां की संख्या और कम हो गई। एक तो वैसे भी 56% सीटें सरकारी नौकरियों में रिज़र्व थीं, सामान्य छात्रों को उसमें नौकरियां नहीं मिलती थीं। दूसरे उदारीकरण के कारण जो प्राइवेटाइजेशन आया, उसकी वजह से सरकारी नौकरियों की संख्या और कम हो गई, और निश्चित रूप से छात्रों में असंतोष फैल गया और छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन से प्रभावित होकर के 2018 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण को समाप्त कर दिया और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की।
लेकिन फिर से 2021 में कुछ लोग आरक्षण को लागू करवाने के लिए आरक्षण के समर्थन में कोर्ट पहुंच गए। 3 साल तक मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 1 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया। हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर गए। छात्रों में गुस्सा फैल गया और छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस हिंसात्मक आंदोलन जो लगातार पूरे देश में फैल रहा था उससे बचने के लिए हालांकि सरकार ने कोशिश की, बांग्लादेश सरकार ने, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुछ गलतियां बांग्लादेश सरकार से भी हो गईं और कुछ राजनीतिक लोग भी छात्रों के अलावा अपनी रोटियां सेकने के लिए आंदोलनकारियों के साथ मिल गए, जिसके कारण आंदोलन हिंसक हो गया। तो जैसा कि अभी चर्चा हुई कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को बहाल कर दिया। बांग्लादेश सरकार इस समस्या का समाधान चाहती थी, छात्रों का हित चाहती थी, इसलिए बांग्लादेश के जो अटॉर्नी जनरल थे वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जो छात्रों के हित में भी था और इस समस्या के समाधान के लिए भी उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि अब अन्य कोई आरक्षण नहीं रहेगा, अब मात्र 7% आरक्षण रहेगा, जिनमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगा और 2% अन्य श्रेणियों के लिए होगा। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी बेहतर रहा, छात्रों में काफ़ी शांति मिली, छात्र खुश हुए। दरअसल छात्रों की जो समस्या थी वो 30% आरक्षण को लेकर के थी। छात्रों का मानना था कि स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी थे वे अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो स्वयं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता, जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि शेख मुजीबुर रहमान ने ही स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए। शेख हसीना के पिता की हत्या हुई, उनके 3 भाइयों की हत्या हुई, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति शेख हसीना की सिंपैथी थी और वे इस आरक्षण को काफ़ी समय तक सपोर्ट करती रहीं। जबकि विपक्षी नेता खालिदा जिया, उनको इस 30% आरक्षण से कोई मोह नहीं था और उन्होंने छात्रों का इस आंदोलन में पूरा समर्थन किया, जिसके कारण आंदोलन और उग्र होता गया। दरअसल थोड़ी गलती वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी थी। उन्होंने छात्रों के इस मांग को या आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। उनके कुछ बयान ने आग में घी का काम किया। जब आंदोलन तेज चल रहा था छात्रों का, तो चिढ़ करके शेख हसीना ने एक बयान दिया कि ये जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो 30% आरक्षण की व्यवस्था है वो स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को न दे करके क्या रजाकारों और उनके परिवारों को दिया जाए। छात्रों को इससे और उत्तेजना हुई और आंदोलन और उग्र हो गया। अब ये रजाकार थे कौन, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, जिनके बारे में शेख हसीना ने जिक्र किया। दरअसल जब पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया है, जब यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी प्रशासन ने यहाँ पर अपने कुछ गुप्तचरों को छोड़ रखा था जो आंदोलनकारियों की
सूचनाएं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी प्रशासन को देते थे और इन गुप्तचरों को या इन स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधियों को ही रजाकार कहा जाता था। और ये वो लोग थे जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए। आज भी बांग्लादेश में तमाम ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के पक्षधर नहीं थे। तो रजाकार वाले बयान ने भी आग में घी का काम किया और जो छात्रों का आंदोलन था वो उग्र हो गया। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन डिसीज़न दिया और छात्रों का आंदोलन अब काफ़ी हद तक अब समाप्त हो गया है। और भारत के लिए भी राहत की बात है कि अगर वहाँ पर आंदोलन उग्र होता तो निश्चित रूप से भारत वैसे भी परेशान है बांग्लादेश के घुसपैठियों से, और अगर वहाँ पर हिंसा होती तो उसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ता और भारत को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बांग्लादेश विवाद पर अगर आपके अपने कोई विचार हैं तो कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।